अरे यार, सुन रहे हो? सुन लो, यूपीएससी इज बैक। और आज है सितंबर 21, 2025। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एकदम चीर-फाड़ वाला पोस्टमार्टम। हाँ जी, बिल्कुल। आज का एनालिसिस बेस्ड है पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और गवर्नमेंट की क्रेडिबल वेबसाइट्स पर मिले इनपुट्स पर। भाई, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबके लिए ये सेशन मतलब गोल्ड माइन है, कसम से। आज ऐसा समझाएंगे ना कि दिमाग की बत्ती जल जाएगी। बिल्कुल जेनजी स्टाइल में, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हाँ, बस मजे से सुनो, आज का दिन बना देंगे। रेडी हो जाओ नॉलेज की सुनामी के लिए। तो आज क्या फाड़ने वाले हम लोग? देखो, पीएम साहब राष्ट्र को एड्रेस करने वाले हैं, उसकी टाइमिंग पर बात करेंगे, क्या खेल चल रहा है। हाँ, और फिर वो MIB मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और उर्दू वर्ड्स वाली कंट्रोवर्सी, उसका सच क्या है? एग्जैक्टली और सबसे इम्पोर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर में पीस, शांति और डेवलपमेंट, विकास का क्या कनेक्शन है यार? उमर अब्दुल्ला जी ने कुछ कहा है, उस पे गौर करेंगे। हाँ, और रुको जरा सब्र करो। इकोनॉमी में तो भूचाल आया है। GST 2.0 या नया 2 स्लैब सिस्टम क्या बला है? पूरी कुंडली निकालेंगे इसकी। अरे हाँ, और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का क्या सीन है? बिल्कुल। इंटरनेशनल रिलेशंस में अमेरिका ने H-1B वीजा पर सीधा $100,000 $100,000 एनुअल फी टोक दी है। मतलब क्या यार, दिमाग खराब। $100,000। हाँ, और उधर यूके कह रहा है हम पैलेस्टाइन को स्टेट मानते हैं। दुनिया किधर जा रही है भाई? इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, भू राजनीतिक असर क्या होंगे, सोचो जरा। अरे बाप रे, और भी है। एनवायरमेंट में पंजाब के किसानों का दर्द, फसल बर्बाद, ऊपर से मुंबई में मैंग्रोव नर्सरी, ये क्या चीज है? हाँ, उस पे भी बात करेंगे। साइंस में सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण की बात। सिक्योरिटी में JNK का गवर्नेंस मॉडल, शासन का मॉडल, फिर से चर्चा में। और सोशल इश्यूज में वो प्यारी सी कहानी, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों ने दुर्गा पूजा पंडाल बना दिया। हाउ स्वीट। बिल्कुल। कल्चर में कर्तव्य पाथ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मतलब आज तो खबरों का भंडारा है। एग्जैक्टली और ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है, हम एथिक्स के केसलेट्स भी फोड़ेंगे, प्रीलिम्स फैक्ट्स दिमाग में चिपकाएंगे। हाँ, मेंस क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक फटाक से क्विज खेलेंगे, और हाँ, फ्लैश कार्ड्स का जिक्र भी होगा। मतलब यूपीएससी प्रेप का फुल पावर पैकेज। आज का ये सेशन तुम्हारी तैयारी को रॉकेट बना देगा। चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज का ज्ञान यज्ञ। हाँ, बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले उठाते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और शासन। पहली बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल्ड एड्रेस टू द नेशन, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम निर्धारित संबोधन। पीएम मोदी जी देश से बात करने वाले हैं। और टाइमिंग देखो, नवरात्रि शुरू होने वाली है और GST 2.0 कल से लागू। कुछ तो खिचड़ी पक रही है बॉस, क्या लगता है माहौल क्यों बन रहा है इतना? थोड़ा एक्साइटमेंट। देखो, हुआ ये कि PMO यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनाउंस किया कि संडे शाम 5 बजे PM साहब लाइव आएंगे, देश से बात करेंगे। हाँ, टॉपिक क्या है ये नहीं बताया, सस्पेंस। लेकिन अंदाजे लगाए जा रहे हैं जोरों से। सबसे बड़ा गेस यही है कि भैया GST 2.0 पर बोलेंगे। हाँ, कल से लागू हो रहा है ना, सितंबर 22 से। एग्जैक्टली, सितंबर 22 यानी कि कल से लागू हो रहा है ना ये नया सिस्टम। हो सकता है इसे दिवाली गिफ्ट टाइप कुछ बनाकर पेश करें। हाँ, ये भी हो सकता है। और वो अमेरिका वाला H-1B वीजा फी हाइक का पंगा भी तो गरम है, शायद उस पे भी कुछ इशारा दे दें। एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। बैकग्राउंड थोड़ा समझ लो। इसमें इन्वॉल्व हैं PMO और कैबिनेट मंत्रिमंडल। सिलेबस के एंगल से देखें तो ये GS पेपर 2 का माल है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कार्यकारी काम, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, गवर्नेंस, शासन, ये सब टॉपिक्स कवर होते हैं। हाँ, यहाँ कुछ की कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। पहला है एड्रेस टू द नेशन, राष्ट्र के नाम संबोधन। ये क्या होता है? हाँ, बताओ। सिंपल है। जब देश का लीडर, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या PM, डायरेक्टली जनता से बात करता है, फॉर्मल तरीके से, यूजुअली बड़ी पॉलिसी अनाउंस करने, किसी क्राइसिस पर बोलने या नेशनल इंपॉर्टेंस के मौके पर। ये सीधा कनेक्शन बनाने का सुपर पावरफुल टूल है। अच्छा। दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार। मतलब सरकार पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कैसे देती है और पब्लिक ओपिनियन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। आजकल तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, GST काउंसिल। ये आर्टिकल 279A के अंदर बनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 279A, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, याद रखना, आर्टिकल 279 है। यही काउंसिल है जो GST से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, रिकमेंडेशंस देती है। अच्छा, प्रीलिम्स अलॉट देखो,
यूपीएससी पैटर्न्स पकड़ता है। इस एड्रेस की टाइमिंग का कनेक्शन देखो नवरात्रि फेस्टिवल और जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंटेशन से जस्ट पहले। क्या ये पॉलिसी को कल्चर से जोड़ने का ट्रेंड है? सोचो जरा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और पीएम के पास्ट एड्रेसेस याद हैं? डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण 2016, फार्म लॉज रिपील, कृषि कानून वापसी 2021, सब बड़े अनाउंसमेंट्स इसी प्लेटफॉर्म से हुए थे। कॉन्टेक्स्ट भी डबल है, डोमेस्टिक जीएसटी, त्योहार और इंटरनेशनल H1B। बिल्कुल। यूपीएससी पूछ सकता है कि डोमेस्टिक पॉलिसी पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या असर होता है। दिमाग खुला रखो। हाँ जी। हाँ, और मेंस एनालिसिस के लिए इसमें से 3 पॉइंट्स निकलते हैं। पहला ये, एड्रेस टू द नेशन अब एक गवर्नेंस टूल फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सीधे बातचीत के लिए शासन का औजार। पीएम सीधे जनता से जुड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज जैसे जीएसटी को सिंपल भाषा में समझाते हैं। हाँ, मतलब बीच के चैनल्स बाईपास। एग्जैक्टली। इससे सरकार अपना नैरेटिव कंट्रोल कर पाती है और पॉलिसी के लिए पब्लिक सपोर्ट जुटा सकती है। सोचो, जीएसटी जैसे इतने बड़े रिफॉर्म के लिए पब्लिक का साथ कितना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, बैलेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव्स। घरेलू और विदेश नीति की कहानियों में संतुलन साधन। ये एड्रेस एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ सरकार जीएसटी 2.0 को डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी घरेलू अर्थव्यवस्था की स्ट्रेंथ के तौर पर दिखाएगी, शायद दिवाली गिफ्ट बोलकर कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ H1B वीजा फी हाइक से जो चिंता फैली है, स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स में, उसे भी एड्रेस करना होगा। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी कितनी जुड़ी हुई हैं। सही बात है। तीसरा पॉइंट, पॉलिटिकल सिंबलिज्म एंड टाइमिंग। राजनीतिक प्रतीकवाद और समय। नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले एड्रेस रखना, इसमें पॉलिटिकल सिंबलिज्म है, राजनीतिक संकेत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म को फेस्टिव मूड और कल्चरल फीलिंग से जोड़ने की कोशिश है ताकि लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव हो। हाँ, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, ये सब कैलकुलेटेड मूव्स होते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म में तो भाई न्यूज़ चैनल्स पे यही छाया रहेगा। फेस्टिव सीजन से पहले कंज्यूमर सेंटिमेंट शायद बूस्ट हो जाए। हाँ, पॉसिबल है। मीडियम टर्म में लोग जीएसटी 2.0 को कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये इस एड्रेस की इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करेगा। H1B पर सरकार का क्या रुख है वो क्लियर होगा, जिससे आगे की डिप्लोमेसी शेप होगी। लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड और बढ़ेगा। मेजर पॉलिसीज अनाउंस करने के लिए डायरेक्ट एड्रेस का इस्तेमाल, जो सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन मॉडल को दिखाता है। बिल्कुल। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन के तौर पर देखो तो पीएम का एड्रेस जीएसटी 2.0 के लॉजिक को समझाने, डाउट्स क्लियर करने और पब्लिक ट्रस्ट, जनता का भरोसा बनाने का क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है। हाँ, साथ ही H1B मुद्दे पर सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर रीअश्योरेंस देने का मौका भी है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब पॉलिसीज का असर इतना बड़ा हो। सही। क्रॉस लिंक्स। हाँ, क्रॉस लिंक जरूर याद रखना। जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 और इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। गॉट इट। चलो अगली खबर पे कूदते हैं। पॉलिटी से ही है ये भी। PIB क्लैरिफाइज नो MIB नोटिस ऑन उर्दू यूजेज। PIB का उर्दू उपयोग पर नोटिस न होने का स्पष्टीकरण। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग था। मीडिया में शोर मचा था कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री MIB, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी न्यूज चैनल्स को नोटिस भेजा है कि भाई तुम लोग अपनी खबरों में उर्दू के वर्ड्स क्यों यूज करते हो। लेकिन फिर PIB फैक्ट चेक यूनिट सामने आई और बोली मिसलीडिंग, झूठ है ये सब, फेक न्यूज। हाँ, तो हुआ क्या असल में? PIB ने ऑफिशियली बताया कि MIB ने कोई नोटिस वोटिस जारी नहीं किया। हुआ बस ये था कि MIB को किसी व्यूअर की कंप्लेन मिली थी। अच्छा, सिर्फ कंप्लेंट? हाँ, सिर्फ कंप्लेंट। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर यानी तय प्रक्रिया के तहत वो कंप्लेंट उन्होंने चैनल्स को फॉरवर्ड कर दी। ये केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत रूटीन काम है। अच्छा, मतलब ये रूटीन था? हाँ, रूटीन है। इसमें पब्लिक की शिकायतों को रेलेवेंट पार्टीज तक पहुंचाना होता है। बस इतनी सी बात थी जिसका पतंगड़ बन गया। ओहो। बैकग्राउंड में एक्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। इंस्टीट्यूशंस है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय और MIB। सिलेबस के लिए GS पेपर 2, गवर्न पॉलिसीज रेगुलेटरी बॉडीज, सरकारी नीतियां नियामक संस्थाएं, और GS पेपर 1, इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी, भारतीय समाज विविधता से रिलेटेड है। हाँ, की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं यहाँ हैं। पहला, PIB फैक्ट चेक यूनिट।
इसका काम है गवर्नमेंट से रिलेटेड फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना से लड़ना, फैक्ट्स चेक करके सही इन्फॉर्मेशन देना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। दूसरा, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। ये इंडिया में केबल टीवी नेटवर्क्स को रेगुलेट करने वाला मेन कानून है। इसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र भी है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिट कल्चर, समग्र संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति। इंडिया की कल्चर ऐसी ही है जिसमें अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस घुल मिल गई हैं। हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो हिंदी और उर्दू का मिक्स है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सही कहा। प्रीलिम्स फैक्ट्स, पीआईबी का रोल पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी और फैक्ट चेक यूनिट का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। केबल टीवी एक्ट 1995 याद रखो। हाँ, और ये डिफरेंस समझो, कंप्लेंट फॉरवर्ड करना एक प्रोसीजरल स्टेप है, मतलब प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि नोटिस या डायरेक्टिव इशू करना एक रेगुलेटरी एक्शन है, मतलब सरकार का आदेश है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है, यूपीएससी यहीं फंसा सकता है। बिल्कुल। मेंस एनालिसिस के लिए इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। पहला, मैकेनिज्म ऑफ मीडिया गवर्नेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल, मीडिया शासन और गलत सूचना नियंत्रण का तंत्र। ये केस दिखाता है कि गवर्नमेंट मीडिया को कैसे मैनेज करती है, शिकायतों का निपटारा कैसे होता है, और इंपॉर्टेंटली पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट का रोल दिखाता है मिस इन्फॉर्मेशन काउंटर करने में। आज के जमाने में जहां इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है, पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए ऐसे मैकेनिज्म जरूरी हैं। बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट है द अंडरलाइंग डिबेट ऑन लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, भाषा और सांस्कृतिक पहचान पर अंदरूनी बहस। पीआईबी का क्लैरिफिकेशन तो प्रोसीजरल है, लेकिन जो ओरिजिनल कंप्लेंट थी वो लैंग्वेज प्योरिटी, भाषा की शुद्धता वर्सेस इंडिया की कॉम्पोजिट कल्चर, मिलीजुली संस्कृति की सेंसिटिव डिबेट छेड़ती है। हाँ, ये तो है। न्यूज चैनल्स पर जो हिंदी बोली जाती है वो असल में हिंदुस्तानी है, जिसमें सदियों से उर्दू और दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड्स नेचुरली आ गए हैं। कंप्लेंट करने वाले का नजरिया प्रिस्क्रिप्टिव है, आदेशात्मक है कि ऐसा होना चाहिए, पर रियलिटी डिस्क्रिप्टिव है कि भाषा असल में कैसे यूज होती है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता और कल्चरल पॉलिटिक्स, सांस्कृतिक राजनीति से जुड़ा मुद्दा है। हाँ, काफी गहरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन हैंडलिंग सेंसिटिव पब्लिक ग्रीवेंसेस, संवेदनशील लोक शिकायतों से निपटने में सिविल सेवकों की भूमिका। सोचो, एमआईबी में जो ऑफिसर बैठा है उसके लिए कितनी ट्रिकी सिचुएशन थी। हाँ यार, फंस गया होगा बेचारा। एग्जैक्टली। प्रोसीजर भी फॉलो करना है, पर न्यूट्रल और कल्चरली सेंसिटिव भी रहना है। कंप्लेंट फॉरवर्ड करने को मिनिस्ट्री का एंडोर्समेंट भी समझा जा सकता था। ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए टाइट रोप वॉक है। कानून का पालन भी करना है और ये भी देखना है कि एक्शन पॉलिटिसाइज ना हो और समाज में गलत मैसेज ना जाए। विश्लेषण करते हुए सही बात है। इम्प्लीकेशंस क्या हैं? शॉर्ट टर्म में तो मामला ठंडा पड़ गया। हाँ, फिलहाल तो। मीडियम टर्म में मीडिया लैंग्वेज और हिंदुस्तानी पर डिबेट हो सकती है, पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट और स्ट्रांग होगी। लॉन्ग टर्म में ये सब नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय पहचान, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति और इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी पर चल रही बहस में कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, आगे की राह, निष्कर्ष। पीआईबी का क्लैरिफिकेशन बढ़िया कदम था मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए। प्रोसीजरल एक्शन और रेगुलेटरी डायरेक्टिव में फर्क क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता और कंपोजिट कल्चर, मिलीजुली संस्कृति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली। क्रॉस लिंक्स? हाँ, क्रॉस लिंक्स। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 और कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों लिस्टेड हैं। गॉट इट। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में तीसरी खबर आ रही है गर्मा गर्म जम्मू एंड कश्मीर से। पीस एज अ प्री रेक्विजिट फॉर डेवलपमेंट इन JNK। जम्मू कश्मीर में विकास के लिए शांति पहली शर्त। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, सितंबर 21 को JNK के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने कहा, पीस इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। शांति हर चीज की नींव है। शांति होगी तभी टूरिज्म, स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर्स डेवलप होंगे। बात तो सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बात उन्होंने श्रीनगर में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की नई जर्सी लॉन्च पे कही। अच्छा। उन्होंने सवाल भी उठाया, अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ही ठीक नहीं तो डे नाइट क्रिकेट मैचेस या टूरिज्म कैसे चलेगा। और एक और पॉइंट उठाया कि पीस एस्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल उनकी गवर्नमेंट की नहीं है। ओहो, इशारा शायद सेंटर, केंद्र और लेफ्टिनेंट गवर्नर LG उपराज्यपाल की तरफ था, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, लगता तो यही है। बैकग्राउंड, इवेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सितंबर 21। इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ JNK।
सिलेबस कनेक्शन, जीएस पेपर 3, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म लिंकेज, विकास और उग्रवाद का संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, और जीएस पेपर 2, यूनियन स्टेट्स फंक्शंस, संघ राज्य कार्य, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं। पहला, सिक्योरिटी डेवलपमेंट नेक्सस, सुरक्षा विकास गठजोड़। ये थ्योरी कहती है कि सिक्योरिटी और डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हैं। सिक्योरिटी के बिना डेवलपमेंट नहीं और डेवलपमेंट के बिना सिक्योरिटी नहीं। दूसरा, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, WHAM। ये काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी है। इसमें मिलिट्री एक्शन के साथ साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी इंगेजमेंट, स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज पर फोकस होता है ताकि लोगों का दिल और दिमाग जीता जा सके। अच्छा, WHAM। हाँ, तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटी, संघर्ष तटस्थ आर्थिक गतिविधि। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी टूरिज्म जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करना, ये मानकर कि ये लाइवलीहुड, रोजी रोटी और नॉर्मलसी, सामान्य स्थिति के लिए जरूरी हैं। गॉट इट। प्रीलिम्स पॉइंट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की डेट सितंबर 21। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का सिग्निफिकेंस, होप का सिंबल है रीजन में। बिल्कुल। और JNK में डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। सीएम का स्टेटमेंट दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम वर्सेस LG का यूनिक सेटअप है। ये समझना जरूरी है। हाँ। मेन्स एनालिसिस। पहला पॉइंट, द सिक्योरिटी डेवलपमेंट गवर्नेंस ट्राइकोटमी, सुरक्षा विकास शासन का त्रिकोण। सीएम का बयान सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और गवर्नेंस के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दिखाता है। डेवलपमेंट स्पोर्ट्स, टूरिज्म, सिक्योरिटी पर टिका है। गवर्नेंस चैलेंज यह है कि सिक्योरिटी सेंट्रल LG के पास है, डेवलपमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। इसमें कोऑर्डिनेशन, तालमेल की कमी हो सकती है। मेंस आंसर में आप इसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि कैसे स्टेट बिल्डिंग के पिलर्स को अलग अलग बॉडीज मैनेज करती हैं तो चैलेंजेस आते हैं। सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, स्पोर्ट्स एज अ टूल फॉर पीस बिल्डिंग एंड यूथ एंगेजमेंट, शांति निर्माण और युवा जुड़ाव के लिए खेल एक औजार। फुटबॉल क्लब की जर्सी लॉन्च का कॉन्टेक्स्ट सिंबॉलिक है। ये स्पोर्ट्स को WFM टूल की तरह यूज करने का कॉन्शियस एफर्ट है। हाँ, स्पोर्ट्स का रोल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यूथ को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, रेडिकलाइजेशन से बचाना, रीजनल प्राइड बढ़ाना और बाहर की दुनिया को नॉर्मल सी दिखाना। इसे JNK में पीस बिल्डिंग के पॉजिटिव अप्रोच के एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, फिर से खड़ा करने की चुनौतियां। टूरिज्म JNK की इकोनॉमी की जान है। सीएम का स्टेटमेंट बताता है कि सरकार चाहे कितना भी प्रमोट करे, ये सेक्टर सिक्योरिटी के प्रति बहुत सेंसिटिव है। हाँ, एक घटना सब खराब कर सकती है। एग्जैक्टली। एक छोटी सी घटना भी सालों की मेहनत पे पानी फेर सकती है। इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ वायलेंस का न होना काफी नहीं है, बल्कि विजिबल पीस, दिखने वाली शांति चाहिए। इम्प्लीकेशंस, शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटी बढ़ाने पर फोकस होगा, सिक्योरिटी एजेंसीज पर प्रेशर आएगा। हाँ, बिल्कुल। मीडियम टर्म में यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सकता है। लॉन्ग टर्म में स्पोर्ट्स टूरिज्म प्लस स्टेबल सिक्योरिटी इक्वल्स टू JNK के लिए गेम चेंजर हो सकता है। उम्मीद तो यही है। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, एक होलिस्टिक और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी चाहिए जो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करे। स्पोर्ट्स और टूरिज्म जैसी सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अल्टीमेटली सिक्योर एनवायरनमेंट ही फाउंडेशन है। अग्रीड। क्रॉस लिंक्स। हाँ, क्रॉस लिंक्स, खेलो इंडिया स्कीम और प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। चलो भाई, अब आते हैं सबसे धमाकेदार सेक्शन पर, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। बूम। GST 2.0 आ रहा है सितंबर 22, 2025, मतलब कल से। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। इंडिया अब 2 स्लैब इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तरफ। फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करने वालों खुश हो जाओ। हाँ, तो हुआ क्या है? सरकार ने कंफर्म कर दिया है GST का नया सिंप्लीफाइड रूप, जिसे GST 2.0 कह रहे हैं, सितंबर 22, 2025 से लागू होगा। 22, 2025। ओके। अभी जो 4 टियर स्ट्रक्चर है, 5%, 12%, 18%, 28%, वो सिंप्लीफाई होकर 2 मेन स्लैब्स में बदल जाएगी, 5% एंड 18%। 5% एंड 18%। वाओ, बस 2, 5 और 18? हाँ, बस 2। इसके अलावा लग्जरी गुड्स के और सिन गुड्स के, जैसे टोबैको, महंगी गाड़ियों पर एक अलग 40% डीमेरिट रेट लगेगा। 40%। 40%।
ओके। ये फैसला जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली अप्रूव किया है। मकसद क्या है? कॉमन यूज की चीजों पर टैक्स का बोझ कम करना, कीमतें घटाना, डिमांड बढ़ाना, स्पेशली त्योहारों से पहले, और बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस आसान करना। वाओ, ये तो कंज्यूमर्स और बिजनेस दोनों के लिए अच्छा लगता है। हाँ, देखने में तो यही लग रहा है। बैकग्राउंड में एक्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016। इंस्टीट्यूशन है जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A के तहत। आर्टिकल 279A, गॉट इट। ग्रोथ, बजटिंग, लिबरलाइजेशन इफेक्ट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन, वृद्धि, बजट, उदारीकरण के प्रभाव। बिल्कुल। की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करो जरा। हाँ, की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं समझो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ये तो पता ही है, इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स स्लैब्स, रेट्स की कैटेगरीज। रैशनलाइजेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, आरएनआर, ये वो थ्योरेटिकल रेट था जिससे सरकार को जीएसटी से पहले जितना ही रेवेन्यू मिलता। जीएसटी 1.0 का एम आरएनआर के आसपास रहना था। अच्छा, आरएनआर। हाँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करें। जीएसटी काउंसिल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, अब वो कंपैरिजन टेबल बताओ जीएसटी 1.0 वर्सेस 2.0 का। हाँ, देखो, मैं टैक्स स्लैब्स जीएसटी 1.0 में थे 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी 2.0 में है 5%, 18%। मतलब भारी सिंप्लीफिकेशन, झंझट कम, कंप्लायंस आसान। सही है। एसेंशियल्स मतलब जरूरी सामान पहले 5% या एग्जाम्प्ट थे, अब भी मोस्टली वही रहेंगे। मतलब आम आदमी पे बोझ कम। अच्छा। स्टैंडर्ड गुड्स मतलब मानक सामान पहले 12% और 18% में बटे थे, कंफ्यूजन था। अब ज्यादातर 18% में, मतलब यूनिफॉर्म टैक्स, क्लैरिटी। डीमेरिटोसिंग गुड्स रेट पहले 28% प्लस सेस था, अब सीधा 40% डीमेरिट रेट। मतलब लग्जरी हार्मफुल गुड्स महंगे होंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। 40%, गॉट इट। ऑब्जेक्टिव, मकसद, जीएसटी 1.0 का मकसद था रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, मार्केट यूनिफिकेशन। जीएसटी 2.0 का मकसद है कंजम्पशन बूस्ट, सिंप्लीफिकेशन, मतलब पॉलिसी शिफ्ट। अब टैक्स को इकोनॉमी बूस्ट करने के टूल की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा शिफ्ट है। कंप्लायंस इंपैक्ट, अनुपालन पर असर। जीएसटी 1.0 कॉम्प्लेक्स था, जीएसटी 2.0 सिंप्लीफाइड है, कंप्लायंस आसान होगा, स्पेशली एमएसएमईज के लिए। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। बिल्कुल। चलो, ये तो अच्छी बात है। प्रीलिम्स पॉइंटर्स, न्यू स्लैब्स रट लो। 5%, 18% और 40% डीमेरिट रेट। 5%, 18%, 40%। हाँ, 5, 18, 40। Effective date September 22, 2025. September 22nd, 2025. September 22, 2025। GST Council constitutional body under Article 279A. 279A. Voting power center 1/3, states 2/3. याद रखना। बिल्कुल। मेंस एनालिसिस के लिए 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम रेवेन्यू न्यूट्रलिटी टू फिस्कल स्टिमुलस, राजस्व तटस्थता से राजकोषीय प्रोत्साहन की ओर नीति बदलाव। ओरिजिनल जीएसटी आरएनआर प्रिंसिपल पर था। जीएसटी 2.0 आरएनआर से हटकर फिस्कल स्टिमुलस मेजर है। हाँ, मतलब अब फोकस ग्रोथ पर है। एग्जैक्टली। रेट्स कम करके सरकार लोगों के हाथ में पैसा छोड़ रही है ताकि डिमांड बढ़े। ये केंजियन अप्रोच है। फेस्टिव सीजन से पहले टाइमिंग एकदम स्ट्रैटेजिक है। गोल है कंजम्पशन लेड ग्रोथ को किक स्टार्ट करना। इंटरेस्टिंग। दूसरा पॉइंट। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इतने बड़े चेंज का जीएसटी काउंसिल में यूनानिमसली पास होना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्ट्रांग एग्जांपल है। दिखाता है कि सेंटर और स्टेट्स मिलकर फैसले ले सकते हैं। ये काउंसिल की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। हाँ, यूनानिमिटी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हालांकि स्टेट्स के रेवेन्यू पर क्या असर होगा, ये देखना होगा। ये एक चैलेंज है। तीसरा पॉइंट। तीसरा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर टैक्स स्ट्रक्चर एंड वन नेशन वन टैक्स, कर संरचना और एक राष्ट्र एक कर के लिए दीर्घकालिक प्रभाव। ये सिंप्लीफिकेशन वन नेशन वन टैक्स के आइडियल की तरफ बड़ा कदम है। 2 स्लैब सिस्टम से क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स कम होंगे, कंप्लायंस कॉस्ट घटेगा, सिस्टम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बनेगा। ये इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब ले जाता है। लॉन्ग रन में इकोनॉमी एफिशिएंट बनेगी। विश्लेषणात्मक लहजे में। ओके। इम्प्लीकेशंस शॉर्ट टर्म में कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी सस्ते हो सकते हैं, डिमांड बढ़ सकती है। हाँ, उम्मीद तो यही है। मीडियम टर्म में गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लॉस मैनेज करना चैलेंज होगा। स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल।
लॉन्ग टर्म में जीएसटी 2.0 एक एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम बना सकता है, ग्रोथ बढ़ा सकता है। होपफुली। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, आगे की राह निष्कर्ष। जीएसटी 2.0 बोल्ड रिफॉर्म है। सक्सेस डिपेंड करेगी कि कंपनीज फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचाती हैं या नहीं। रेवेन्यू इंपैक्ट मॉनिटर करना होगा और फिस्कल स्टेबिलिटी बनाए रखनी होगी। क्रॉस लिंक्स, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, एमएसएमई सेक्टर कंप्लायंस आसान होगा। गॉट इट। इकोनॉमी में अगली अपडेट है इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा से। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। अपनी बुलेट ट्रेन का अपडेट। हाँ, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर जापान की शिनकानसेन E10 सीरीज ट्रेन्स होंगी। शिनकानसेन E-10, E10। शिनकानसेन E10। हाँ सुना है कंस्ट्रक्शन एकदम फास्ट ट्रैक पर है। वाओ। हाँ, काम तेजी से चल रहा है। बैकग्राउंड प्रोजेक्ट का नाम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MASHR इंप्लीमेंट कर रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSCL। सिलेबस GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज, अवसंरचना रेलवे, S&T डेवलपमेंट्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। ओके। की कॉन्सेप्ट्स। हाँ, की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं। हाई स्पीड रेल HSR मतलब नॉर्मल ट्रेन से बहुत तेज चलने वाली ट्रेन, स्पेशलाइज्ड ट्रैक्स और टेक्नोलॉजी के साथ। शिनकानसेन जापान का वर्ल्ड फेमस HSR नेटवर्क, सेफ्टी और टाइम की पाबंदी के लिए जाना जाता है। हाँ, सुना है शिनकानसेन के बारे में। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मतलब स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश को देना। गॉट इट। प्रीलिम्स नोट्स, ट्रेन मॉडल शिनकानसेन E10, शिनकानसेन E-10। E10। कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद, कोलैबोरेटिंग कंट्री जापान। ये इंडिया जापान रिलेशंस का इंपॉर्टेंट पिलर है। प्रोजेक्ट लेंथ 508 किलोमीटर्स। 508 किलोमीटर्स। हाँ, 508 किलोमीटर्स। मेन्स एनालिसिस। पहला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, अवसंरचना आधारित विकास और प्रौद्योगिकी का समावेश। MHSR प्रोजेक्ट इंडिया की इंफ्रा लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। शिनकानसेन सिस्टम लेरा सिर्फ ट्रेन खरीदना नहीं है, ये इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पार्ट है, जिसमें जापान से सॉफ्ट लोन, सस्ता कर्ज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। विजन है कि HSR मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन के लिए डोमेस्टिक इकोसिस्टम बने, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का सपना। सही है, मतलब सिर्फ इंपोर्ट नहीं करना है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रोजेक्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन परियोजना। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो पूरे देश में HSR नेटवर्क का रास्ता खुलेगा, कनेक्टिविटी बदलेगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। और अगर फेल हुआ तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर नेगेटिव असर पड़ेगा। ये इंडिया की कैपेबिलिटी का टेस्ट है कि हम इतने बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं या नहीं। हाई स्टेक्स हैं। समझ गई। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। HSR ट्रांसपोर्ट का क्लीन मोड है, एनर्जी एफिशिएंट है, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन उत्सर्जन फ्लाइट्स या रोड ट्रैवल से कम है। इकोनॉमिकली ये कॉरिडोर के सिटीज को डेवलप करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाएगा, जॉब्स क्रिएट करेगा। ओके। इम्प्लीकेशंस, शॉर्ट टर्म में कंस्ट्रक्शन जॉब्स, स्टील सीमेंट की डिमांड। हाँ, मीडियम टर्म में ट्रैवल टाइम एकदम घट जाएगा, मुंबई अहमदाबाद के बीच बिजनेस करना आसान होगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया में HSR नेटवर्क बन सकता है, ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन आ सकता है। उम्मीद तो यही है। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा होना क्रूशियल है। टेक्नोलॉजी का इंडिजिनाइजेशन करना होगा, मेक इन इंडिया के लिए। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर के लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए मॉडल बनेगा। क्रॉस लिंक्स। हाँ, क्रॉस लिंक्स, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ओके गाइज, अब गेयर बदलते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में। और यहाँ तो एकदम हिला देने वाली खबर है। US imposes $100,000 फी ऑन न्यू H-1B वीजाज। अमेरिका का नए H-1B वीजा पर $100,000 शुल्क। हाँ, ये तो मतलब शॉकर है। हाँ, सही सुना। US ने हर नए H-1B वीजा पर $100,000 $100,000 की एनुअल फी लगा दी है। $1,00,000 हर साल। रिपीट, $100,000 एनुअल फी। $100,000? ये रात 12 बजे सितंबर 21 से लागू भी हो गया। इंडियन टेक इंडस्ट्री और सरकार सब सकते में है। क्या हो रही है? देखो हुआ क्या है, US व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कदम वीजा प्रोग्राम के मिसयूज को रोकने और अमेरिकन जॉब्स प्रोटेक्ट करने के लिए है। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन है। हाँ, एक राहत की बात है
कि ये फी एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स पर अप्लाई नहीं होगी जो एक्सटेंशन या स्टेटस चेंज चाहते हैं। सिर्फ न्यू पिटिशंस, नई याचिकाओं पर लगेगी। अच्छा, सिर्फ नई पिटिशंस पर। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने सीरियस कंसर्न जताई है। कहा है कि इससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिलीज की लाइव्स डिसरप्ट हो सकती हैं। ऑब्वियसली, बैकग्राउंड वीजा प्रोग्राम है, H1B वीजा नॉन इमिग्रेंट वीजा है, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस, विशेष व्यवसायों के लिए। इंडिया इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है। इंस्टीट्यूशन में NASSCOM का नाम आ रहा है। हाँ, NASSCOM एक्टिव है इस पर। सिलेबस GS पेपर 2, पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट्स, विकसित देशों की नीतियां जो भारत के हितों को प्रभावित करती हैं, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी, ओके, की कॉन्सेप्ट्स। वाद, ऐसी पॉलिसीज जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करती हैं। इसमें टैरिफ्स, कोटाज और रेस्ट्रिक्टिव वीजा पॉलिसीज शामिल हैं। ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन, स्किल्ड लोगों का देश छोड़कर बाहर चले जाना। रिवर्स ब्रेन ड्रेन, स्किल्ड लोगों का विदेश से वापस अपने देश लौटना। अच्छा, तो ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन करा सकता है। हाँ, पोटेंशियली। अब देखो, स्टेक होल्डर्स पर इम्पैक्ट का एनालिसिस। इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज, शॉर्ट टर्म कॉस्ट बढ़ेगी, काम रुकेगा। लॉन्ग टर्म US में लोकल हायरिंग बढ़ेगी, बिजनेस मॉडल बदलेंगे, रिमोट वर्क, ऑफशोरिंग, दूसरे मार्केट्स देखेंगे। हाँ, मॉडल्स तो बदलने पड़ेंगे। US टेक जायंट्स, शॉर्ट टर्म टैलेंट हायर करना महंगा होगा, कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज के लिए लॉबी करेंगे, R&D जॉब्स इंडिया शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, इंडियन टेक प्रोफेशनल्स, शॉर्ट टर्म अमेरिकन ड्रीम बहुत महंगा, टेंशन बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सकता है, टैलेंट इंडिया रुकेगा, लौटेगा। इंडिया के टेक स्टार्टअप्स को फायदा। हाँ, ये हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी, शॉर्ट टर्म रेमिटेंसेस, विदेश से भेजा पैसा घट सकता है, IT सेक्टर में नेगेटिविटी। लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक इनोवेशन बढ़ सकता है, सेल्फ रिलायंस आएगी। US इकोनॉमी, शॉर्ट टर्म कुछ जॉब्स बचेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। लॉन्ग टर्म टेक इनोवेशन में पीछे रह सकते हैं, सिलिकॉन वैली की ग्रोथ रुक सकती है। वाओ, काफी वाइड इम्प्लीकेशंस हैं। प्रीलिम्स फैक्ट्स, H1B पर्पस, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस, नॉन इमिग्रेंट, इंडिया लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। फी अमाउंट $100,000 per year, $100,000 per year. $100,000 per year. Applicability, only new petitions. Only new petitions. याद रखना ये सब। हाँ, बिल्कुल। Mains analysis. पहला पॉइंट, weaponization of visa policy as a protectionist tool. संरक्षणवादी हथियार के रूप में वीजा नीति का इस्तेमाल। ये फी हाइक इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी के थ्रू लागू किया गया। हाँ, मतलब वीजा को वेपन बना दिया। एग्जैक्टली। ये ट्रेडिशनल ट्रेड बैरियर से हटकर वीजा सिस्टम को ही फाइनेंशियल बैरियर बना रहा है। ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद के ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है, जहां देश डोमेस्टिक लेबर मार्केट्स बचाने के लिए पॉलिसी लीवर्स यूज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अ पोटेंशियल कैटलिस्ट फॉर रिवर्स ब्रेन ड्रेन एंड ब्रेन गेन। संभावित रिवर्स ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन का उत्प्रेरक। शॉर्ट टर्म में झटका है, पर लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है। कैसे? US जाना इतना महंगा होने से इंडिया का बेस्ट टैलेंट शायद यहीं रुके या वापस आए। रिवर्स ब्रेन ड्रेन, इससे इंडिया के टेक सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, लीडिंग टू अ ब्रेन गेन, प्रतिभा लाभ। ये पॉलिसी अनइंटेंशनली इंडिया को सेल्फ रिलायंट टेक पावर हाउस बनने में हेल्प कर सकती है। इंटरेस्टिंग टर्न। वाओ, ये तो अनएक्सपेक्टेड एंगल है। तीसरा पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन द इंडियन डायस्पोरा एंड पीपल टू पीपल टाइज। भारतीय डायस्पोरा और लोगों के बीच संबंधों पर प्रभाव। H1B वीजा इंडिया US रिलेशनशिप का पिलर रहा है। इसने स्किल्ड प्रोफेशनल्स को US जाने का मौका दिया, जिन्होंने वहां कंट्रीब्यूट किया और वाइब्रेंट डायस्पोरा बनाया। हाँ, बिल्कुल। ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी लाएगी, पीपल टू पीपल कनेक्ट को स्ट्रेन करेगी। इंडियन गवर्नमेंट का ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस, मानवीय परिणाम पर जोर देना इसी चिंता को दिखाता है। गहन विश्लेषण। सही है। इम्प्लीकेशंस, शॉर्ट टर्म में पैनिक, अनसर्टेनिटी। IT कंपनीज को कॉस्ट मॉडल्स रीइवैल्यूएट करने होंगे। हाँ, करना ही पड़ेगा। मीडियम टर्म में इंडिया से H1B एप्लीकेशंस कम हो सकती हैं, US कंपनीज को टैलेंट शॉर्टेज हो सकती है। लॉन्ग टर्म में
ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी, वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता के पैटर्न्स बदल सकते हैं। इंडियन आईटी इंडस्ट्री को यूएस पर डिपेंडेंस कम करने के बारे में सोचना होगा। थोड़ा हंसते हुए, $100,000, यार ये तो हद है, सीरियसली। हद तो है। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, आगे की राह निष्कर्ष। इंडिया को यूएस से हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स करनी चाहिए। इंडियन आईटी इंडस्ट्री को यूएस में लोकलाइजेशन बढ़ानी चाहिए, न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करने चाहिए। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल। और इंडिया को इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, डोमेस्टिक इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाकर टैलेंट रोकना, अट्रैक्ट करना। इस क्राइसिस को सेल्फ रिलायंस के मौके में बदलना होगा। क्रॉसलिंक्स, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस, भारत अमेरिका व्यापार संबंध, स्टार्टअप इंडिया। पैलेस्टीनियन स्टेट, ब्रिटेन द्वारा फलस्तीनी राज्य को मान्यता, मेजर डिप्लोमैटिक शिफ्ट। यूके ने पैलेस्टीन को एक स्टेट राज्य के तौर पर रिकॉग्नाइज करने का फैसला किया है, यूएस के अगेंस्ट जाकर। वाओ। हाँ, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हुआ क्या है, यूके सितंबर 21, 2025 को पैलेस्टाइन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेगा। सितंबर 21 को ही। ओके, हाँ, ये ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव है, स्पेशली यूएस और इजराइल जैसे एलाइज के ऑपोजिशन के बावजूद। यूके का कहना है कि इजराइल ने जुलाई की कंडीशंस पूरी नहीं की, गाजा में सीजफायर और 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 राज्य समाधान पर कमिटमेंट। अच्छा, ये रीजन दिया है। हाँ, यूके के डेप्यूटी पीएम डेविड लैमी ने कहा कि यह सिंबॉलिक है, रातों रात स्टेट नहीं बनेगा, पर 2 स्टेट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी को जिंदा रखने के लिए है। ओके, बैकग्राउंड। कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्सेप्ट है 2 स्टेट सोल्यूशन, मतलब इजराइल के साथ एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट बने। 2 स्टेट सोल्यूशन। सिलेबस, जीएस पेपर 2, बायलैटरल ग्लोबल ग्रुपिंग्स अफेक्टिंग इंडिया, द्विपक्षीय वैश्विक समूह जो भारत को प्रभावित करते हैं, पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज अफेक्टिंग इंडिया। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं, स्टेट रिकॉग्निशन, राज्य मान्यता। ये एक पॉलिटिकल एक्ट है जिससे इंटरनेशनल लॉ में इम्प्लीकेशंस होते हैं। P5 कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। यूके P5 है। हाँ, P5 का मूव इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। मल्टी अलाइनमेंट, बहुसंरेखन, इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी, किसी एक गुट में बनने की बजाय मल्टीपल पावर्स के साथ इशू बेस्ड अलाइनमेंट करना। गॉट इट। प्रीलिम्स अलर्ट, यूके स्टांस पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, यूएस से अलग होकर। 2 स्टेट सोल्यूशन कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, 140+ यूएन मेंबर्स पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं। यूके का मूव सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो P5G7 मेंबर है। हाँ, मेंस एनालिसिस। पहला पॉइंट, फ्रैगमेंटेशन ऑफ द वेस्टर्न डिप्लोमैटिक स्टैंस, पश्चिमी राजनयिक रुख का बिखराव। यूके का फैसला, स्पेशली यूएस के विरोध के बावजूद, वेस्ट के ट्रेडिशनल अप्रोच में दरार दिखाता है। हाँ, यूएस से अलग हटकर है। एग्जैक्टली। डेकेड से यूएस का इस इशू पर वीटो जैसा था। यूके का मूव शायद फ्रांस भी फॉलो करे, दिखाता है कि डिप्लोमैटिक डेडलॉक से फ्रस्ट्रेशन है और देश इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट पर मल्टीपोलर डिप्लोमैटिक का माहौल बन सकता है। दूसरा पॉइंट, सिंबॉलिक पावर इन इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति में प्रतीकात्मक शक्ति। प्रैक्टिकल असर भले ही इमीडिएट ना हो, पर P5 नेशन की रिकॉग्निशन का सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लीगल और डिप्लोमैटिक स्टैंडिंग मजबूत करता है। ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है जिसका एम पॉलिटिकल इक्वेशंस बदलना है। तीसरा पॉइंट, इंडिया के लिए। तीसरा पॉइंट, अ टेस्ट फॉर इंडियाज डी-हाइफनेटेड वेस्ट एशिया पॉलिसी, भारत की गैर संयुक्त पश्चिमी एशिया नीति के लिए परीक्षा। ये इंडिया के लिए ट्रिकी सिचुएशन है। इंडिया हिस्टोरिकली पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, 2 स्टेट सोल्यूशन की वकालत करता है, पर पिछले कुछ सालों में इजराइल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बहुत स्ट्रांग हुई है। हाँ, ये बैलेंसिंग एक्ट है इंडिया के लिए। बिल्कुल, ये डी-हाइफनेशन पॉलिसी, दोनों से इंडिपेंडेंटली डील करना, अब टेस्ट होगी। इंडिया पर प्रेशर बढ़ेगा कि वो क्लियर स्टैंड्स ले। ये मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी की लिमिट्स टेस्ट करेगा। सही है। इम्प्लीकेशंस, शॉर्ट टर्म में पैलेस्टीनियंस अरब वर्ल्ड में खुशी, इजराइल यूएस नाराज होंगे, यूके और एलाइज में फ्रिक्शन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मीडियम टर्म में दूसरे वेस्टर्न नेशंस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए डिप्लोमैटिक एफर्ट्स फिर से शुरू हो सकते हैं। पॉसिबल है। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, आगे की राह निष्कर्ष।
यूके का मूव टू स्टेट सोल्यूशन को बचाने की कोशिश है। इंडिया को अपना प्रिंसिपल सपोर्ट रीअफर्म करना चाहिए एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट के लिए जो इजराइल के साथ पीसफुली रहे। हाँ, इंडिया का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। इंडिया अपनी यूनिक पोजीशन, सबके साथ अच्छे रिश्ते यूज करके डायलॉग प्रमोट कर सकता है। क्रॉस लिंक्स, एब्राहम एकॉर्ड्स, इंडियाज रोल इन द ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका। चलो यार, अब फटाफट कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस निपटाते हैं, थकना मना है। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में पहली खबर पंजाब से। पंजाब एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। हाँ, ये दुखद खबर है। फ्लड्स के बाद पंजाब के किसान डबल मार झेल रहे हैं। करीब 11,000 एकड़ पैडी क्रॉप पर ड्वार्फ वायरस, सदर्न राइज ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस और हल्दी रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणु पत्ती झुलसा का अटैक हुआ है। पटियाला और फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में हालत खराब है। हाँ यार, दुखद। ये क्लाइमेट चेंज के कैस्केडिंग इम्पैक्ट एक के बाद एक पड़ने वाले प्रभाव का क्लासिक एग्जाम्पल है। एक्सट्रीम वेदर ने पेस्ट्स और डिजीजेस के लिए परफेक्ट कंडीशंस बना दी। हाँ, मतलब क्लाइमेट चेंज का सीधा असर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पंजाब जैसे हमारे फूड बोल स्टेट्स क्लाइमेट शॉक्स के लिए कितने वल्नरेबल हैं, संवेदनशील हैं। ये इंटेंसिव मोनोकल्चर, गहन एकल कृषि की वीकनेस भी दिखाता है। राइस व्हीट साइकिल ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो सोल्यूशन क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सपोर्ट की जरूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, क्रॉप इंश्योरेंस जैसे PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वे फॉरवर्ड। किसानों को फाइनेंशियल टेक्निकल हेल्प, क्लाइमेट रेजिलिएंट रिसर्च और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, थोड़ा चिंता व्यक्त करते हुए। सही है। एनवायरनमेंट में ही दूसरी खबर मुंबई से। ये पॉजिटिव है। मुंबईज मैंग्रोव नर्सरी BMC, बृहन मुंबई नगर निगम ने एग्जार में 84 एकड़ का प्लॉट मैंग्रोव नर्सरी के लिए दिया है। हाँ, ये अच्छी पहल है। गुड मूव। बिल्कुल। ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन NBS, प्रकृति आधारित समाधान का बेहतरीन उदाहरण है अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। मुंबई जैसी कोस्टल सिटी के लिए मैंग्रोव्स नेचुरल शील्ड हैं। हाँ, मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये अर्बन प्लानिंग में प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाता है। सिर्फ कंक्रीट वॉल्स बनाने के बजाय नेचर का यूज करना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। यह अर्बनाइजेशन वर्सेस इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, शहरीकरण बनाम पारिस्थितिक संरक्षण का चैलेंज भी दिखाता है। यह दिखाता है कि अर्बन लोकल बॉडीज ULBs, शहरी स्थानीय निकाय एनवायरनमेंट बचाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड। साइंटिफिक मैनेजमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सामुदायिक भागीदारी और इस मॉडल को दूसरी सिटीज में रेप्लिकेट करना। ग्रेट। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पार्शियल सोलर एक्लिप्स, आंशिक सूर्य ग्रहण। सितंबर 21 को 2025 का आखिरी सोलर एक्लिप्स हुआ। पार्शियल था, इंडिया से नहीं दिखा, रात में हुआ था। हाँ, सादर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में, एंटार्क्टिका, न्यूजीलैंड से दिखा। टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। सितंबर इक्विनॉक्स, सितंबर विषुव से ठीक एक दिन पहले। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है UPSC के लिए? देखो, ऐसे सेलेस्टियल इवेंट्स, खगोलीय घटनाएं, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमोट करने का मौका होते हैं। आर्टिकल 51AH, फंडामेंटल ड्यूटी, लोगों को सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों से दूर, साइंस के बारे में एजुकेट करने का चांस मिलता है। हाँ, ये तो है। एंटार्क्टिका से दिखना कॉन्टिनेंट की साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंस दिखाता है। इंडिया के स्टेशंस, मैत्री, भारती वही हैं। ये प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की इंपॉर्टेंस भी दिखाता है। गॉट इट। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा में JNK वाले पॉइंट को सिक्योरिटी एंगल से देखो। CM उमर अब्दुल्ला का बयान, डेवलपमेंट मैंडेट, विकास का जनादेश और सिक्योरिटी कंट्रोल, सुरक्षा नियंत्रण के बीच डिस्कनेक्ट दिखाता है। एग्जैक्टली। ये बाइफिकेटेड गवर्नेंस मॉडल, द्विभाजित शासन मॉडल के चैलेंजेस दिखाता है। सिक्योरिटी सेंटर और डेवलपमेंट लोकल गवर्नमेंट में फ्रिक्शन हो सकता है। इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, जहां सब मिलके काम करें। हाँ, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। पब्लिक परसेप्शन, जनता की धारणा और ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी का इशू भी है। वे फॉरवर्ड, सिक्योरिटी ग्रिड और सिविल एडमिन में सिनर्जी, तालमेल। पीपल सेंट्रिक सिक्योरिटी, जन केंद्रित सुरक्षा और लोकल बॉडीज को एम्पावर करना। विश्लेषणात्मक, ठीक है। सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर, सामाजिक मुद्दे और कल्याण में एक दिल छू लेने वाली कहानी कोलकाता से।
इंक्लूसिव दुर्गा पूजा पंडाल। एक दुर्गा पूजा पंडाल पूरी तरह से डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों ने डिजाइन और डेकोरेट किया है। हाँ यार, ये बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है। थीम है इन बच्चों की लाइफ जर्नी, उनके चैलेंजेस और सोसाइटी में उनकी जगह। सो ब्यूटीफुल। ये कम्युनिटी लेड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज PWD, दिव्यांगजनों का समुदाय आधारित सशक्तिकरण का कितना पावरफुल एग्जाम्पल है। ये PWDs को सिर्फ हेल्प लेने वाले नहीं, बल्कि कल्चरल लाइफ में एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स के रूप में देखता है। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 की स्पिरिट से मैच करता है। ये दिखाता है कि कल्चरल फेस्टिवल सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। ये स्टेरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता तोड़ता है और एम्पैथी बढ़ाता है। वे फॉरवर्ड। ऐसी इनिशिएटिव्स को एनकरेज करना, आर्ट कल्चर को सोशल रिफॉर्म के टूल्स की तरह यूज करना। वंडरफुल। कल्चर एंड हेरिटेज में दिल्ली से खबर है, विकसित भारत के रंग वर्ल्ड रिकॉर्ड। कर्तव्य पथ पर मेगा आर्ट इवेंट हुआ, विकसित भारत के रंग कला के संग। हाँ, ये भी काफी चर्चा में था। 10 किलोमीटर लंबे कैनवस पर 35,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पेंटिंग की। थीम था आर्टिस्ट का विजन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया इन 2047, विकसित भारत एट 2047। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये इवेंट सेवा पखवाड़ा का हिस्सा था। अमेजिंग। हाँ, ये स्टेट द्वारा पब्लिक आर्ट को नैरेटिव बिल्डिंग के लिए यूज करने का बड़ा एग्जाम्पल है। विकसित भारत एट 2047 थीम पर मास पार्टिसिपेशन से गवर्नमेंट नेशनल विजन के लिए कलेक्टिव ओनरशिप बनाने की कोशिश कर रही है। और वेन्यू का चॉइस भी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल, वेन्यू का चॉइस भी सिंबॉलिक है। ड्यूटी, कर्तव्य पर फोकस ये दिखाता है कि कल्चरल एक्टिविटीज को गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव्स, शासन के उद्देश्यों के लिए यूज किया जा रहा है। वे फॉरवर्ड, पब्लिक आर्ट सिटीजन एंगेजमेंट के लिए अच्छा है, पर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की विविधता भी जरूरी है। ऊर्जावान। बिल्कुल। अग्रीड। चलो अब एथिक्स लिंकेजेस देखते हैं आज के खबरों से निकले केसलेट्स के रूप में। रियल लाइफ एथिक्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। केसलेट 1, रेस्टोरेटिव वर्सेस रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मर्डर कॉन्विक्ट, हत्या के दोषी को जो 10 साल जेल में रह चुका था, रिलीज किया। कंडीशन क्या थी? हाँ, कंडीशन इंटरेस्टिंग थी। कंडीशन थी कि उसे 10 नीम सैपलिंग्स, नीम के पौधे लगाने और उनकी देखभाल करनी होगी। कोर्ट ने कहा ऑब्जेक्टिव है वायलेंस के आइडिया को लाइफ नर्चर करने के एक्ट से काउंटर करना। वाओ। हाँ, एथिकल डिलेमा जज के सामने। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, अपराध के अनुपात में सजा, वर्सेस रिस्टोरेटिव जस्टिस, सुधार नुकसान की भरपाई। स्टेक होल्डर्स, कन्विक्ट, विक्टिम्स फैमिली, सोसाइटी, एनवायरमेंट। प्रिंसिपल्स इन कॉन्फ्लिक्ट। Retributive versus restorative justice, compassion versus rule of law, environmental ethics. MP हाई कोर्ट का डिसीजन रिस्टोरेटिव जस्टिस को चुनता है। ये रिफॉर्मेशन पर फोकस दिखाता है। गांधीन एथिक्स हृदय परिवर्तन की झलक है। ये जुडिशियल इनोवेशन और करेज दिखाता है। काफी यूनिक डिसीजन है। केसलेट 2, प्रोसीजरल इंटेग्रिटी एंड कंपोजिट कल्चर। MIB के सीनियर सिविल सर्वेंट को कंप्लेंट मिलती है कि हिंदी चैनल ज्यादा उर्दू वर्ड्स यूज कर रहे हैं। प्रोसीजर है कंप्लेंट चैनल्स को फॉरवर्ड करना, पर ऑफिसर को पता है इशू सेंसिटिव है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्या करे? हाँ, ये वही PIB वाला केस है। एथिकल डिलेमा, प्रोसीजर फॉलो करें और कंट्रोवर्सी रिस्क करें, या डिस्क्रेशन, विवेक यूज करें और रूल से हटने का रिस्क लें। स्टेक होल्डर्स, कंप्लेनेंट, चैनल्स, सिविल सर्वेंट, MIB, पब्लिक सोशल हार्मनी। सामाजिक सद्भाव। प्रिंसिपल्स इन कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसीजरल इंटेग्रिटी, प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा वर्सेस प्रूडेंस, विवेक। न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य। कॉम्पोजिट कल्चर, हार्मनी, आर्टिकल 51A। MIB PIB का एक्शन एथिकली साउंड था, प्रोसीजर फॉलो किया, इम्पार्शियलिटी, पर एंडोर्समेंट नहीं दिया, न्यूट्रलिटी। और फिर क्लैरिफाई भी किया। हाँ, फिर प्रोएक्टिवली क्लैरिफाई किया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। मिसअंडरस्टैंडिंग रोकी, सोशल हार्मनी बचाई। लेसन, रूल्स फॉलो करो, पर नेगेटिव इफेक्ट्स रोकने के लिए ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करो। Excellent analysis. All right. Time for a super quick recap. Places in news. कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली, XR मुंबई, पटियाला फतेहगढ़ साहिब पंजाब, जमालपुर बांग्लादेश, एंटार्क्टिका NZ. Persons.
Umar Abdullah, CM JNK, David Lammy, DPM UK. Institutions: NDMC, PIB, NASSCOM, GST Council. Got it? Got it. Gauge our points. Let's log these numbers in. GST slabs: 5%, 18%, 40% demerit. 5%, 18%, 40. 5, 18, 40. H1B fee, 100K annual new petitions, $100,000. 100K. Paddy acreage affected, approximately 11K acres, 11,000 acres. Mangrove plot, 84 acres. 84 acres, Kartavya path canvas, 10 kilometers, 10 kilometers. Artists, 35K, 35,000 plus. HSR length, 508 kilometers. 508 kilometers. Numbers याद रखना important है. बिल्कुल. Editorial insights, संपादकीय अंतर्दृष्टि. Facts only. GST 2.0 को आत्मनिर्भर भारत के कैटलिस्ट के रूप में देखा जा रहा है. H1B फी जैसी इमिग्रेशन पॉलिसी को इकोनॉमिक नेशनलिज्म का टूल माना जा रहा है. इंडिया को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है. ओके. फ्लैश का टाइम. Ready for rapid fire facts? रेडी? GST 2.0 slabs. Date: 5%, 18%, 40% demerit. Effective September 2025. 5%, 18%, 40%. Sep 22nd. Got it. H1 fee: 100K a year. New petitions only. $100,000 new petitions only. Check. Shinkansen E10. Japanese train for Mumbai-Ahmedabad HSR. Shinkansen E-10. E10. UK recognizes Palestine. Latest P5 nation to do so. P5 nation. Important. Kartavya Path event. 10-kilometer canvas, 35K artists, Viksit Bharat at 2047 theme. World record. 10-kilometer, 35,000 plus artists, Viksit Bharat. Got it. Solar eclipse. September 21. Partial, southern hemisphere visibility. Near sept equinox. Partial, southern hemisphere. Check. PIB clarification. Act, forwarded complaint Urdu usage, not notice, under Cable TV Networks Regulation Act 1995. Just forwarded. Act of 1995. Right. Exar Mangrove Nursery, 84 acres, Mumbai. BMC initiative. 84 acres, Mumbai. Mangroves. Punjab crop diseases. Dwarf virus, bacterial leaf blight, Haldi Rog post-floods. Dwarf virus. Haldi Rog. Yes. Inter-Day of Peace, September 21. September 21st. Sub 21st. Real Kashmir FC, Srinagar-based football club, Srinagar. Football. Restorative justice example, MPHC tree planting order. Tree planting. Got it. Repeat key terms. GST Council, Article 279A, two-state solution, दो राज्य समाधान, nature-based solution, NBS, प्रकृति आधारित समाधान, composite culture, मिली-जुली संस्कृति. Mains practice questions. Future officers, get your pens ready. हाँ, ये जरूर ट्राई करना. 1. GS2, UK's recognition of Palestine signals fragmentation in Western foreign policy. Analyze implications for India's multi-alignment strategy in West Asia. 250 words. क्या UK द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता पश्चिमी विदेश नीति में बिखराव का संकेत है? पश्चिम एशिया में भारत की बहुसंरेखण रणनीति के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण करें. Good question. 2. GS3. Critically evaluate GST 2.0 reforms. Will they effectively stimulate consumption and enhance ease of doing business or risk fiscal stability of states? 250 words. GST 2.0 सुधारों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें. क्या वे प्रभावी रूप से खपत को प्रोत्साहित करेंगे और व्यापार सुगमता बढ़ाएंगे या राज्यों की राजकोषीय स्थिरता को जोखिम में डालेंगे? Very relevant. Point 1. 4. GS1. Discuss how public art and cultural festivals are used as tools for nation building and social advocacy, using today's news examples. Interesting application. चलो अब एक क्विक क्विज हो जाए. Okay. 5 सवाल. Are you ready? Let's go. Q1. GST 2.0 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1. इसने 4 स्लैब को 2 स्लैब, 5% 18% से रिप्लेस किया. साथ में 40% डीमेरिट रेट. 2. ये सितंबर 22, 2026 से लागू होगा. ऑप्शंस
A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. आंसर इज ए। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 5%, 18% प्लस 40% डीमेरिट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, डेट है सितंबर 22, 2025। 2025. करेक्ट। Q2. September 21, 2025 का पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहाँ से मेनली दिखा? A. इंडिया, B. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, C. एंटार्क्टिका एंड न्यूजीलैंड, D. आर्कटिक रीजन. ये तो अभी डिस्कस किया था। आंसर इज सी, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका और एनजी से दिखा। राइट अगेन. Q3. यूएस का नया $100,000 H1B वीजा फी किस पर लागू होता है? A. सभी H1B होल्डर्स पर, B. सिर्फ न्यू H1B पिटिशंस पर, C. रिन्यूअल्स पर भी, D. सिर्फ H4 डिपेंडेंट्स पर. इसका जवाब है बी, ओनली न्यू H1B वीजा पिटिशंस पर लागू होता है। परफेक्ट. Q4. कर्तव्य पाथ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड पेंटिंग इवेंट का थीम क्या था? A. स्वच्छ भारत, B. आजादी का अमृत महोत्सव, C. विकसित भारत एक्ट 2047, D. डिजिटल इंडिया. थीम था सी, विकसित भारत एट 2047। एब्सोल्युटली राइट. लास्ट क्वेश्चन. Q5. मीबी ने उर्दू यूसेज पर व्यूअर की कंप्लेंट किस एक्ट के तहत फॉरवर्ड की? A. IT एक्ट, B. सिनेमाटोग्राफ एक्ट, C. केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995, D. प्रसार भारती एक्ट. ये है सी, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। श्योर, क्या बात है, सारे सही. तो ये था हमारा आज का महाविश्लेषण. सितंबर 21-25 के करंट अफेयर्स का पूरा DNA टेस्ट कर डाला. GST 2.0, H1B फी बॉम्ब, UK पैलेस्टीन मूव, कितने साइज्मिक शिफ्ट्स हुए हैं यार. बिल्कुल, और JNK की सिचुएशन, पंजाब के फार्मर्स का स्ट्रगल, मुंबई का ग्रीन स्टेप, कोलकाता का इंक्लूसिव हार्ट, दिल्ली का आर्ट रिकॉर्ड, सब कवर किया. एथिक्स के स्लेट से लेकर प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस, क्विज तक पूरी कोशिश की है कि UPSC के एंगल से कुछ भी मिस ना हो. Remember the flashcards. Key terms like GST 2.0, H1B fee impact, UK Palestine recognition, कर्तव्य पाथ इवेंट, नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस. इनको बार-बार रिवाइज करते रहो, दिमाग में बिठा लो. हाँ, रिवीजन इज की. ओके, मोटिवेशन टाइम. सुनो, UPSC की तैयारी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं. हर दिन की ये ग्राइंड, ये एनालिसिस, ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें तुम्हारी मंजिल LBSNA के करीब ले जा रहे हैं. बिल्कुल. जैसे आज हमने हर टॉपिक की खाल उधेड़ी, वैसे ही अपने प्रेप के हर सब्जेक्ट को निचोड़ डालो. कंसिस्टेंसी इज द सुपर पावर. आज का ये सेशन तुम्हारी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले गया है. दोबारा सुनो, नोट्स बनाओ, एब्जॉर्ब करो. और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है. एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना, क्रिटिकली सोचना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझना, ये लाइफ स्किल्स हैं जो UPSC जर्नी तुम्हें सिखाती है. आज की डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिप्लोमैटिक शिफ्ट्स, सोशल इंक्लूजन, ये सब तुम्हारी दुनिया को शेप कर रहे हैं. इन्हें समझना जरूरी है. बिल्कुल सही कहा. तो यार, अगर तुम्हें हमारा ये हार्डकोर एफर्ट पसंद आया तो प्लीज 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 सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं. कमेंट करके बताओ कैसा लगा, क्या और चाहिए. और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला एनालिसिस मिस ना हो. हाँ जी, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है. और सुनो, आप हमारी ₹299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो. इसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा और सारे वीडियोस का एक्सेस. हाँ, ये भी चेक कर सकते हैं. और अगर लगता है कि हमारा काम सच में हेल्प कर रहा है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट करो यार. इससे हमें चैनल को लॉन्ग टर्म में चलाने में मदद मिलेगी. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. मिलते हैं अगले जबरदस्त एनालिसिस में. जय हिंद. जय हिंद.